आज का जो मकसद है वो ओरिएंटेशन करवाना था कि हमारे 2 ट्रेनिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। एक ट्रेनिंग है सीसीएनए 200-301 और दूसरी ट्रेनिंग जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे अगर आप चले जाएँ, अक्सर बच्चे एक सवाल पूछते हैं ना और स्टार्ट करने से लेके एंड तक उनको पता नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है और कैसे पढ़ना चाहिए था और एट द एंड वो परेशान हुए हुए होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये 2 ट्रेनिंग्स हैं, एक ये सीसीएनए 200-301 है और दूसरी तीसरे नंबर पे ये ट्रेनिंग है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास सीसीएनए 200-301 का जो कोर्स है, इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सीसीएनए ही मैंने एक कुछ दिन पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था कि क्या वजह है कि सीसीएनए ही सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, उसकी क्या वजह हो सकती है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताऊँ, हमारे पास सीसीएनए के अलावा क्या चॉइसेस हैं? आपको अपने कैरियर को समझना है। जब आपको अपना कैरियर समझ आ गया, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको ज़हन-नशीन भी हो जाएँगी। आपको अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो 2022 जो जा रहा है ना, इसमें 70% जो है ना वो आईटी की ग्रोथ हुई है पाकिस्तान के अंदर। और उस ग्रोथ में मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मेरे कुछ इवेंट्स जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर भी या फेसबुक के ऊपर भी मौजूद होंगे। पहले कॉल सेंटर या जो दुबई से या जो भी हमारे रेफरेंस होते थे, उसमें ज़्यादातर जो जॉब्स होती थी वो इंडियंस को मिल जाती थी। लेकिन अभी मैंने 2-3 कंपनीज़ के लिए मैंने खुद बाकायदा तौर पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट भी किए हैं और उनकी बाकायदा तौर पे प्रमोशन भी पाकिस्तान के अंदर की हैं और वो यही था कि पाकिस्तान से वो अपने कॉल एजेंट ले लेते हैं। एक नाम आपने अक्सर सुना होगा फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जो है ना, वो बेसिकली ऐसी टेक्नीक है जिसके ज़रिए से आप अपनी जो स्किल्स हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट कर सकते हो। जैसे अगर आप मैं देखें तो हमारी ईज़ी एक्सपर्ट की जो ट्रेनिंग्स हैं, उनमें से सिर्फ़ 2 से 3 बैच ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान को बेस बना के हम करवा रहे होते हैं। बाकी ईज़ी एक्सपर्ट की जो ज़्यादा सर्विसेज़ है, वो ऑलमोस्ट 26 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर चल रही होती हैं। उसकी वजह ही सिर्फ़ ये है कि इंटरनेट की वजह से हमारी सर्विसेज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबल है। लिहाजा जब आप सीसीएनए को पढ़ रहे होंगे ना, तो अपने ज़हन को थोड़ा-सा बड़ा करना है आपने या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होंगे, तो हमेशा याद रखना है कि वर्ल्ड इज़ योर मार्केट। मेरे अभी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे एक ट्रेनिंग की है फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क्स यानी सीसीएनए की ट्रेनिंग नहीं, सीसीएनए से भी एक बेसिक ट्रेनिंग उन्होंने की है, तकरीबन 12 लेक्चर्स के ऊपर वो ट्रेनिंग थी उनकी। ठीक? आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने एक अभी प्रोजेक्ट किया है और प्रोजेक्ट क्या था? मैं बताता हूँ। टास्क क्या है ज़रा गौर करना। रिमोट साइट पे जाना है, विज़िट है। आपने लैपटॉप कैरी करना है। नंबर 3 कंसोल केबल कनेक्ट कैरी करनी है, ठीक है? और रिमोट साइट पे जाके कंसोल कनेक्टिविटी करके, ठीक है? डिवाइस के साथ और छोड़ देनी है, बस। यानी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको कहता हूँ यार मैं कराची में मेरा एक क्लाइंट है, तो उन्होंने एक नया राउटर खरीदा है। आपने करना ये है कि मैं आपको ₹5000 दूँगा। आप देखिए ना ज़रा गौर करके समझने की कोशिश करें। आप कराची के अंदर हैं, मैं इस वक़्त इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद से अगर मैं जाऊँगा तो आने-जाने का टिकट देख लें, खर्चा देख लें, ट्रैवलिंग देख लें कितना और आप कराची में वहीं पे हैं और मैं आपको कहता हूँ यार आपने सिर्फ़ वहाँ पे जाना है, कंसोल केबल आपको वो दे देंगे। सिर्फ़ जाके एक डिवाइस है उसके साथ कंसोल की कनेक्टिविटी कर देनी और इसके आपको मैं ₹5000 दूँगा। ये जो जॉब मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ इस जॉब के लिए उन्होंने $400 चार्ज किया उधर से। और वो मुझे हँस के कहते हैं कि सर मैं पहला एक छोटा-सा प्रोजेक्ट करके आया हूँ। मैंने और वो प्रोजेक्ट मैंने तो उनको गाइड किया, यूट्यूब के ऊपर आपका वीडियो देखा 2-3 दफ़ा और जाके मैंने वहाँ पे कंसोल इनेबल करके उनको उस डिवाइस की एक्सेस देके वापस आ गया हूँ, दे पेड मी $400। अब आप कहेंगे सर ऐसा होता है? बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। छोटे-छोटे से टास्क आपको मिलेंगे, ठीक? अच्छा फिर उसके बाद मज़ेदारी की बात है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं,
मैं अभी अभी की बात बताता हूँ। एक मेरे एक स्टूडेंट को मिला, क्या मिला उसको टास्क ज़रा समझिएगा। कंपनी में डोमेन बेस्ड नेटवर्क मौजूद था। उन्होंने ये कहा कि वी नीड 10 यूजर्स अकाउंट और उनको आपने 4 डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड करना है और उसके बाद उनके ऊपर परमिशंस लगानी है, बस। और इस जॉब के लिए $200 सिर्फ ये काम मैक्सिमम जो बच्चे ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है वो यूजर बनाने में और ग्रुप्स बनाने में और उसको परमिशन देने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लग सकता, और $200। अब अपनी बात बता देता हूं, मेरे से हजारों स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है। जितने मेरे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन जॉब्स ये पिछले 1.5-2 साल में हुई हैं, 2-2.5 साल में, जब से कोविड आया, इससे पहले नहीं थी। मतलब बैरून मुल्क जो है उनकी तो होती। अब फैसलाबाद से स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, लाहौर से, इधर से इस्लामाबाद से। और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? बहरीन में प्रोजेक्ट चल रहा है जी, काम यहाँ से हो रहा है। दुबई में चल रहा है, यहाँ से हो रहा है। अच्छा, अमेरिका में हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ठीक है। और इवन के लास्ट मैंने एक्सपो 2020 जब ये इसका हुआ है, ये दुबई का जो एक्सपो जब हुआ है, उसके लिए तकरीबन 6 लोगों के इंटरव्यूज यहाँ से करवाए। पहले इंडिया की हायरिंग हो रही होती थी। अल्लाह का शुक्र कि फिर अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि डिमांड किया गया कि जी पाकिस्तान से हमने लोग लेने हैं और हमें अच्छे लोग चाहिए, रेट भी कम और फिर भी इनको फायदा। अच्छा, वो 7,000 दिरहम पे उनकी ज्वाइनिंग हो रही थी। इनके लिए क्राइटेरिया 5,000 दिरहम का रखा गया। बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए था, सीसीएनए का नॉलेज हो और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज हो, बस। अगर सर्टिफिकेशन है तो वो प्रेफरेबल है इंटरव्यू में, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको इस चीज को ज़हन में रखना है कि आपने अगर कोर्स ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, सीसीएनए की या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपने अपने आप को ये ज़हन में रखना है कि आप जिस कंट्री या जिस शहर में रहते हैं, आपकी जॉब सिर्फ वहां पे नहीं है, वर्ल्ड वाइड आपकी जॉब है। अच्छा, फिर इसके अलावा कोई भी ट्रेनिंग आप स्टार्ट करें, नंबर 1 आप कोई भी ट्रेनिंग करेंगे, नंबर 2 उस ट्रेनिंग के लिए मार्केट अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। अब नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा जो सबसे बड़ी बात जो हम गलत कर लेते, जो हमें हमें प्रॉब्लम होती, वो सीवी एज पर द जॉब नेचर। आपने अगर कोई सीवी पढ़ा है, अगर आपने कोई टेक्निकल चीजें सीखी हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कोर्स आउटलाइन को सीवी में डाल देते हैं। भाई, आपने जो चीज पढ़ी है, वो चीज जैसे समझ में आई है ना, उसको उस तरह से अपने सीवी में एक्सप्लेन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीवी में झूठ ना लिखो, और जो कुछ सीवी में लिखा है ना, आप उसको एक्सप्लेन कर सको। 90% क्या होता है कि बच्चे कहते हैं जी हमें जॉब कॉल ही नहीं आती। आप देखें, एक छोटी सी बात है, कॉल आ जाए, आप इंटरव्यू में फेल हो जाए, कोई लॉजिक समझ आती है, सर मुझे सवालों के जवाब नहीं आए, चलो ठीक है। लेकिन अगर कॉल ही ना आए तो अब वजह सिर्फ होती है, मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग थी, अमेरिकन ट्रेनिंग थी। तो वो मैंने भाई से कहा कि ठीक है, आपकी ट्रेनिंग से पहले मैं एक दफ़ा आपको वैल्यूएट करूंगा, आपका एक्सपीरियंस भी है, आपकी स्टडी भी है, आप मुझे अपना सीवी भेजें। अच्छा, उन्होंने मुझे सीवी भेजा, तो मैंने सीवी देख के कहा कि आपके सीवी आपने नहीं बनाया। वो बड़ा हैरान कि ये ज्यादा लंबी बात भी नहीं है, ये तकरीबन अ, डेढ़ डेढ़ 2 महीने की बात होगी। तो उन्होंने कहा हाँ सर, वो मेरी कंपनी के जो हेड है ना, बेसिकली जिन्होंने मुझे आपकी तरफ रेफर किया है, बेसिकली उन्होंने ये लिखा है। मैंने कहा ओके फाइन। इसी तरह से एक दफ़ा रात को मुझे एक कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच किया था अथोपिया से एक बंदे ने। अब वो, मैंने जब उनका सीवी देखा, उसमें सीसीएनए भी शामिल था और एक ही टाइम के ऊपर 2 डिग्रीज के अंदर भी वो इनरोल थे। अच्छा, 2 डिग्रीज कर रहे थे वो ना, और उनका क्लेम यही था कि मुझे कॉल नहीं आती इंटरव्यू की ना, और कैरियर काउंसलिंग मैं उनकी कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि यार, ये 2 डिग्रीज को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम 2 जगह पे जॉब कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारा दिल करता है हमारा सीवी बड़ा हो जाए,
अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप बड़ा हो गए तो आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है? और जॉब के साथ पार्ट टाइम में ना आप किसी स्कूल में छोटी-मोटी सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, अब आपने दोनों को लिखा हुआ है सीवी के अंदर। अब भाई आप पहले खुद से समझ लें कि जिस बंदे के पास आपका सीवी जा रहा है, वो आपको देख नहीं रहा कि आप एक दिन में सुबह 8 बजे से इतने बजे तक ये काम करते हैं और 5 बजे से लेके ये काम करते हैं। तो आप अपने सीवी को खुद कन्फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है? तो एक तो सीवी अपना जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ठीक करें। तीसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल क्या चीज़ है? अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब मैं अंग्रेज़ी को अच्छा पढ़ना शुरू कर दूँगा तो कम्युनिकेशन स्किल होती है। देखिए स्पीकिंग एक डिफरेंट चीज़ है और कम्युनिकेशन स्किल एक डिफरेंट चीज़ है। स्पीकिंग का मतलब होता है आप किसी भी ज़ुबान के ऊपर बोलने में कितनी महारत रखते हो। तो बोल तो आप बुरा भी सकते हैं, बोल तो आप बुरा भी सकते हैं। लेकिन मौके की मुनासबत से अल्फाज का चुनाव जो होता है ना, मौके की मुनासबत से, जो आप अपने बॉडी गेस्चर से, अपने लफ्ज़ों से, अपने एक्सप्रेशन से जो ज़ाहिर करते हैं और बेसिकली आपकी जो गुफ्तगू है, वो सुनने वाले के लिए फ़ायदेमंद हो, वो उसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल समथिंग लाइक कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ पे जब आप उनके साथ गपशप करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके लफ्ज़ों से एक कॉन्फिडेंस उनको मिलना चाहिए, उनको फ़ायदा होना चाहिए। वो अगर आपसे वही है ना हो कि सवाल चावल और जवाब चना, ये नहीं होता। आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, ठीक है? अपनी बात को बेसिकली अच्छा कन्वे कर सको किसी को। तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपकी और ये कैसे इंप्रूव होगी? बड़ी सिंपल सी बात है। इसके लिए बहुत आसान टेक्नीक है। बहुत ही आसान टेक्नीक है इसकी। मिसाल के तौर पे आप गौर करके देखें कि हम बाज़ औक़ात किसी को कोई बात समझाना शुरू करते हैं तो बड़ी लंबी हो जाती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं, ये न्यूटन की एक बात है बड़ी ज़बरदस्त कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक के कितने अच्छे हैं, तो आप एक लेमैन को समझाओ। अगर वो आपकी बात समझ गया ना, तो समझ लें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी, आखिरी चीज़ है, मैं एक बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए मैं एक और टेक्नीक भी आपको सिखा देता हूँ, आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है और उसके बाद फिर मैं आगे अपने कोर्स को डिस्क्राइब करूँगा। मैंने जब आईटी के फील्ड में था, तो मैंने शुरू में ना इसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश की। मैंने अ, एक उर्दू की किताब ली कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर ना, तो उसके ऊपर ना एक लफ्ज़ था प्रोसेसर, कंप्यूटर के अंदर लगा होता है ना प्रोसेसर। आखिरी चीज़ है, मैं एक बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए मैं एक और टेक्नीक भी आपको सिखा देता हूँ, आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है और उसके बाद फिर मैं आगे अपने कोर्स को डिस्क्राइब करूँगा। मैंने जब आईटी के फील्ड में था, तो मैंने शुरू में ना इसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश की। मैंने अ, एक उर्दू की किताब ली कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर ना, तो उसके ऊपर ना एक लफ्ज़ था प्रोसेसर, कंप्यूटर के अंदर लगा होता है ना प्रोसेसर। क्यों फैज़ान साहब, आपको नज़र आ रहा है ये? जी सर, बिल्कुल नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ था प्रोसेसर और मैं ये एक इंसिडेंट है जी मेरी ज़िंदगी का, जिसकी वज़ह से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी सीखा है। अक्सर लोगों का होता है कि वो मतलब प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम यही होती है उनको। कि वो किसी तरीके से उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो बेचारे आई मीन टालमटोलियाँ कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। ये प्रोसेसर लफ्ज़ था और प्रोसेसर के लफ्ज़ के बारे में उर्दू में क्या लिखा हुआ था कार्रवाई करने वाला। मैं ये पढ़ूँ, मैं कहूँ यार ये उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ रहा हूँ। अच्छा नीचे लिखा था प्रोसेसर इज़ प्रोसेसिंग और प्रोसेसर कार्रवाई कर रहा है। ये एक और एक लफ्ज़ होता था कंप्यूटर के ऊपर ना मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट्स होती है जिसमें कार्ड्स लगते हैं। वो स्लॉट को उर्दू ज़ुबान में एक अजीब-सा लफ्ज़ कहते थे। यार मैं कहूँ भाई ये मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने फिर समझ लिया नहीं यार, अगर मैंने टेक्नोलॉजी को पढ़ना है ना, तो मुझे एट लीस्ट इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है। मैंने फिर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को स्टडी किया और मैंने उर्दू को स्टॉप कर दिया। मैंने टेक्नोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ाया, इंग्लिश में सुना, इंग्लिश में सुनाया और
फिर उसके बाद क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आ गया कि मैंने जब अपनी इंग्लिश के ऊपर गौर करना था, तो मैं कहूँ यार अगर मैंने इंग्लिश ही में बात करनी है, तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको क्या नाम है, वोकैब्युलरी नहीं मिल रही होती, वर्ड्स की सिलेक्शन नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा यार बजाए इसके कि मैं किसी चीज़ को देखिए ना, आपने इंग्लिश बोलनी है तो या तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, या आप फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की इंग्लिश में आईटी ने। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इसकी तो बहुत सारी वोकैब्युलरीज़ तो मेरे पास है। लिहाज़ा मैंने इंग्लिश में जब बातचीत करना शुरू की तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया और आईटी पढ़ाना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से क्योंकि जनरल नॉलेज जो है या जनरल टॉपिक जो होता है, अगर मैं उसको इंग्लिश में डिस्कशन करता तो शायद मेरे लिए वो मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास वो वोकैब्युलरी नहीं थी। लेकिन आईटी के अंदर चूँकि मैं काफ़ी देर से काम कर रहा था, लिहाज़ा इसकी मेरे पास वोकैब्युलरी थी। लिहाज़ा इसने मुझे इंग्लिश में भी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। और फिर एक आखिरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सीख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग में हमें ईमेल नहीं करना आता। हम अपने कोर्स कंटेंट के अंदर हम स्टूडेंट्स को ईमेल के ज़रिए से रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन स्टूडेंट ईमेल में जवाब ही नहीं दे पाता। और सबसे बड़ी बात है, उसने जॉब के लिए अप्लाई करना है, लेटर नहीं लिख सकता वो अपना। वो कवर लेटर नहीं बना सकता, वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप फ्रीलांस का काम करेंगे, तो भाई आपकी जितनी अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी उस बंदे के साथ, आपको बिज़नेस मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। तो एट लीस्ट आप इंग्लिश राइटिंग की तरफ आएँ कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं, उसको आप कह सकें, उसको आप बता सकें। ये था एक ओवरव्यू पूरा कि अगर आप सीसीएनए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी कैरियर में ऐड करना चाहते हैं और आप उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, जब तक आपके पास ये 5, 6, 7 चीज़ें नहीं हैं, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होना, जो मर्ज़ी कर लें आप। आप बेशक 1000 में से 1000 मार्क्स लेके आ जाएँ, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको बूस्ट करेगी ना कोई चीज़, बूस्ट करेगी, आपको दूसरों से जो चीज़ डिफरेंट करेगी, तो वो यही चीज़ करेगी। मैं इसकी मिसाल आपको बड़ी सिंपल सी बता देता हूँ कि हर चीज़ का एक माहौल होता है। जैसे आप स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में जाते हैं, नमाज़ के लिए मस्जिद में जाते हैं, ठीक है ना? शॉपिंग के लिए बाज़ार में जाते हैं, ठीक? तो हर एक चीज़ की एक बाकायदा प्लेस है। अगर आप अपनी एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने सोच लिया जी मैं सीसीएनए के ऊपर मेहनत करूँगा, मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मेहनत करूँगा, लेकिन वो प्रोडक्ट बेचनी कहाँ पे है? किसको बेचनी है? कितने की बेचनी है? कैसे बेचनी है? आप कोई दुकान भी बना लें, तो उस दुकान के लिए भी तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, आप दुकान को चूज़ करने से पहले देखते हैं कि ये दुकान मैंने कहाँ पे बनानी है? यहाँ पे दुकान जब मैं बनाऊँगा, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे मैं प्रोडक्ट क्या रखूँगा? अच्छा, उस प्रोडक्ट के लिए डेफ़िनिटली फिर ब्रोशर्स भी बनाते हैं, फिर आप अपनी दुकान की डेकोरेशन भी वैसी करवाते हैं, फिर आप उसकी मार्केट भी करते हैं। तो सेम वे आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं मेरे भाई, उसको दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं जब आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। सीसीएनए का जो कोर्स है, इसको बेसिकली आप 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। 1, 2, 3 3 पार्ट्स हैं इसके, बेसिक याद रख लेना। इसका जो पहला पार्ट है ना, वो बेसिक्स के ऊपर है। इसका जो दूसरा पार्ट है ना, उसमें आपकी राउटिंग आएगी, उसमें आपकी स्विचिंग आएगी, उसमें आपकी सिक्योरिटी आएगी, ठीक है ना? ये दूसरा पार्ट है। और ये जो तीसरा पार्ट है ना, ये एडवांस टॉपिक की अवेयरनेस है। अब अब आपको पता होना चाहिए कि सीसीएनए के कौन से मॉड्यूल के ऊपर या कौन से पार्ट के ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और किस लेवल की मेहनत करनी है। आपके जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे ना, ये बात मेरी पल्ले से बाँध लें। जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे, जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे, आप ज़्यादा दूर ना जाएँ। मेरे अभी एक अमेरिकन स्टूडेंट है, उन्होंने एमएस साइबर सिक्योरिटी किया। एमएस साइबर सिक्योरिटी। मैंने उनको 2 साल पहले कहा था कि आप एमएस ना करें। आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑलरेडी आप सीसीएनपी तक पढ़े हैं, आपने सिर्फ सर्टिफ़िकेशन की है, आप इसको अच्छे से स्टडी करें और जॉब गेट करें।
उन्होंने बैंक लोन लेके भी साइबर सिक्योरिटी किया, MS साइबर सिक्योरिटी किया। और कहते हैं कि सर जब लास्ट सेशन था ना, तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हमें ट्रेनिंग देने आते थे, वो उन्होंने बताया कि हम जब किसी भी कैंडिडेट को हायर करते हैं ना, हम उससे सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं करते। हम सिर्फ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। उसको पता है कि फ्रेम क्या है, उसको पता है पैकेट क्या है, उसको पता है टीसीपी और यूडीपी में क्या फर्क है, उसको पता है कि ओएससी रेफरेंस मॉडल क्या चीज है, उसको ये चीजों के बेसिक बैंडविड्थ, थ्रूपुट, लूप कैसे बनेगा, टोपोलॉजी में कैसे, स्टार टोपोलॉजी क्या है, अब स्विच का फंक्शन क्या होता है, कैम टेबल क्या चीज होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं। और उसके बाद हम उसको अपने सिनेरियो के मुताबिक ट्रेन करते हैं और हम उसको रख लेते हैं। यार आपके जितने भी इंटरव्यूज होंगे ना, वो इसके अंदर होंगे। इसके अंदर आपको क्या आएगा, ये देखो, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, ओएसए मॉडल आपको आएगा इसमें, याद रखना हमेशा, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, सबनेट मास्क क्या चीज होती है, क्लास फुल क्या चीज होती है, क्लास लेस क्या चीज होती है, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या फर्क होता है, कल्यूजन किसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हाँ, पिंग की कमांड क्या करती है, पिंग क्या करती है, ठीक है, आर्प किस लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप जरूरत होती है। उसके बाद दूसरा पोर्शन होता है जो कि आप मेरे साथ स्टडी करेंगे ज्यादा के ज्यादा। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जो छुट्टियां होंगी ना, मतलब आप संडे को पढ़ेंगे, तो संडे के बाद जो आपके 4-5 दिन हैं, उन दिनों के लिए आपको बकायदा तौर पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जैसे ओएसए का वीडियो है, टीसीपी आईपी का वीडियो है, आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है, क्योंकि हमने इन टॉपिक से रिलेटेड आपको लैब्स करवानी है लाइव सेशंस के अंदर। तो ये ऑफ डेज के अंदर आपको वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो देखने हैं, ताकि जब हम उन टॉपिक से रिलेटेड लैब्स कराएं, तो आपको वो लैब समझ में आए और उससे आपकी ग्रूमिंग भी होगी। आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपको थोड़ी समझ आई, थोड़ी नहीं आई, लेकिन जब वो लाइव आप क्लास में देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये एक एक्सरसाइज है आपके जहन को पॉलिश करने की। हमारे साथ जो लाइव सेशन में आप काम करेंगे वो यहां से शुरू हो जाएगा। राउटर की मैनेजमेंट, जब एक राउटर परचेज किया जाता है तो उसके ऊपर बेसिक सेटिंग क्या की जाती है। जब एक नया स्विच परचेज किया जाता है तो स्विच की बेसिक सेटिंग क्या करनी चाहिए। कोई भी बंदा आपको कहता है जाओ राउटर को रीसेट कर दो, स्विच को रीसेट कर दो, इसको डिफॉल्ट सेटअप में ले जाओ। किसी भी राउटर को नेटवर्क में लगाने से पहले उसके ऊपर कौन कौन से काम करना लाजिम होते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप राउटर और स्विच की सिक्योरिटी, जारी बात है कि राउटर और स्विच को सिक्योर करना भी लाजिम है, ताकि कोई भी अनऑथराइज बंदा हमारी उस डिवाइस को डैमेज ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स, फिर ये सिक्योरिटी की लैब्स हैं फिल्ट्रेशन की, फिर इसी तरह से स्विचिंग और स्विचिंग प्रोटोकॉल, ये देखें, ये सारी चीजें हैंड्स ऑन के साथ है। यहां तक ये वाली, इसके अलावा ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा ये ऐड हुए हैं। अच्छा, अब तीसरा टॉपिक जो है ना, जिस वजह से सीसीएनए का नाम एंटरप्राइज रखा गया, कि अक्सर बच्चा जो है वो एक वजह से परेशान हो जाता है कि हमारे बच्चे के प्रॉब्लम क्या है। अगर हमारे बच्चे को सीसीएनए आता है तो उसको सिर्फ ये आता है मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक सीसीएनए आता है उसको, याद रखिएगा। उसको ना ये ऊपर वाला सीसीएनए पता है सही, वो इन टॉपिक्स को कहता है ये तो एमई टॉपिक है, वो छोड़ जाता है, नहीं पढ़ता सही तरीके से। सीसीएनए का नाम इंटरप्राइज इसलिए रखा गया है कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं ताकि आपको मार्केट में बड़े लेवल के जो नेटवर्क्स हैं उनके बारे में कुछ बेसिक आइडिया तो हो ना, वहां पे क्या चल रहा है। उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस ऐड हो गया। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आईपीसेक थ्योरेटिकल टॉपिक है, वर्चुअलाइजेशन थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो एचएसआरपी, वीआरआरपी, ये भी आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक। लेकिन इसकी मैं लैब करवाता हूं, इसकी तो मैं करवाता हूं। ये जो टॉपिक्स है ना, कुछ जो आपके ऐड हुए हैं नए वाले, ठीक है, ये वो टॉपिक हैं
जो बेसिकली बच्चे फिर इग्नोर कर देते हैं। मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियोस बना के रिकॉर्ड करके रख दी हैं। और मजेदार की बात है, क्वालिटी ऑफ सर्विस का आधे घंटे का सेशन है, मिसाल के तौर पे मैंने उसको 7 सेशंस में रिकॉर्ड किया, ताकि एक बंदा जब क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़े। मैं पिछले दिनों की बात है कि मेरे एक स्टूडेंट है, उनका एक बहुत अच्छी जॉब थी पाकिस्तान के लिए, ये मिनिस्ट्री की जॉब के लिए उन्होंने तैयारी की। तो उन्होंने सिक्योरिटी का, ये मेरा टॉपिक आईपीसेक और क्वालिटी ऑफ सर्विस, एंड ही वाज सेइंग कि सर ये 2 टॉपिक इतने डिटेल्ड हैं कि मैंने इंटरनेट से भी बड़ा स्टडी किया था, लेकिन सर मैं समझता था वो मेरा टाइम वेस्टेज है। मैंने कहा यार वाकई मेरे टॉपिक की गल कर रहे हैं? कहता सर बिल्कुल आप ही के टॉपिक की बात कर रहा हूँ। और कहता है कि मेरे उस इंटरव्यू में और उस एग्जाम के अंदर ये 2 टॉपिक की वजह से मेरी नंबर अच्छे हुए, क्योंकि ये मेरे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुए थे। मैंने तो बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखे, लेकिन टाइम आपने लगाना होता। तो ये बेसिकली ये 3 पार्ट है जी सीसीएनए के। एक बिल्कुल बेसिक्स है, जो कि इंटरव्यू जॉब के हवाले से, बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से बहुत स्ट्रांग है, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे ना, तो मैं आपको कहूँगा यार ये वाले टॉपिक कर लो जाके, आपका इंटरव्यू इसमें से होगा। याद रखिए, यू आर स्टडिंग सीसीएनए, ये सीसीएनए 200-301 एसोसिएट लेवल के ऊपर ही किया जाता है। सीसीएनए की जॉब्स जो हैं वो अमेरिका में बहुत है। अमेरिका में बहुत जॉब्स हैं, कनाडा में बहुत जॉब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जॉब्स हैं, इंग्लैंड में भी जॉब मिल जाती है। खाली सीसीएनए की जॉब्स पाकिस्तान में नहीं है, खाली सीसीएनए की जॉब्स दुबई में नहीं है। याद रख ले बात। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी जो हायर करती है, वो जिस बंदे को सैलरी देती है, वो कहती है 2 in 1 बंदा होना चाहिए, जो हमारे नेटवर्क को भी देखे। ठीक है। अब कंपनी आपसे क्या डिमांड करती है, प्लीज ये मैं कुछ आपको लिख देता हूं। आईटी सपोर्ट इंजीनियर, रेजिडेंशियल इंजीनियर, ठीक है, और सिस्टम सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद हेल्प डेस्क ऑफिसर। भाई आप आईटी हेल्प डेस्क, नहीं 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 एडमिनिस्ट्रेटर है ना भाई। हमारे पाकिस्तान में तो ਅਸੀਂ जितना मर्जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नेटवर्क इंजीनियर भी बना देने हैं, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात। यहाँ पे मैंने एक A+ सर्टिफिकेशन की। ये अब आपको मैं किसी और की एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने जब A+ सर्टिफिकेशन की ने, तो A+ सर्टिफिकेशन के बाद मैंने अपने मेरे पास स्कूटर होता था उस वक्त, उसके पीछे लिख के लगा दिया इंजीनियर। और मैं देखिए मैं कुछ साल तो मैं इंजीनियर ऐसे ही था। A+ सर्टिफिकेशन करके मैंने इंजीनियर लिख दिया। अब सारी बात है कि इसी तरह से ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जब आप लिख देते हैं ना, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि वो जब इंटरव्यू के लिए आते हैं, या मैं ज़ाहिर बात है मैं बैरून मुल्क में भी जाता हूँ, कंपनीज मुझे बुलाती हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। मतलब मेरा काम होता है उनको इंटरव्यू करके लोगों को सिलेक्ट करके देना, मेरा टास्क होता है। पाकिस्तान में भी ये मैं काम करता हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब कोई बंदा कहता है ना मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो वो अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता। अगर मैं पूछूं अच्छा जी आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, हाँ जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तनख्वाह कितनी है सर जी 20,000 रुपया, 25,000 रुपया। भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसकी कुछ एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हमारे तो जो टेक्नीशियन होता है ना, बेसिकली जो छोटे मोटे नेटवर्क को मैनेज कर, हम उसी को एडमिनिस्ट्रेटर कह देते हैं। हम कहते हैं ये भाई जब तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो हमें समझना पड़ेगा। आप जरा नेटवर्क सर्च तो करें, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो बुखार चढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या होगा जरा गौर करना। अब ये सबसे पहले ये वाली जो जॉब्स है ना ऊपर वाली, ये वाली जॉब्स आपको मिलती हैं एंट्री लेवल की जॉब्स। इसके अंदर आपको क्या आना चाहिए, सुनते जाइएगा। नंबर 1, आपको इसके अंदर सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग की
स्कीम पूरी समझ में आनी चाहिए, आपको केबलिंग आनी चाहिए, कॉपर एटलीस्ट, आपको वायरलेस भी आना चाहिए। आपको मजेदारी की बात है, आईपी कैमरास इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ये आनी चाहिए जी। RFID इंडस सिस्टम। अच्छा, इसके बाद आपको प्रिंटर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपको सिस्टम मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलिंग आनी चाहिए। आपको बैकअप एंड रीस्टोर आना चाहिए। अच्छा जी, आपको विंडोज इंस्टॉलेशन, आपको सॉफ्टवेयर, आपको एंटीवायरस, ये आपको चीजें आनी चाहिए। क्या नाम आपका? सैफुल्ला। सैफुल्ला। सैफुल्ला, ये मुझे बताएं कि आप ये जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त मैं आपके सामने लिखी हैं, आपकी जॉब के अंदर इनमें से कौन कौन सी आती है? सर आईपी एड्रेसिंग है, केबलिंग, वायरलेस है, आईपी कैमरास हैं, प्रिंटर इंस्टॉलेशन है, सिस्टम मेंटेनेंस है, ओएस हैंडलिंग है, बैकअप स्टोरेशंस है ये और सारी डेटाबेस। आती है, जी सर, ये ये सारी सारी आती है। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना, जो मार्केट की डिमांड है, अब एक बंदा सीसीएनए पढ़ के जाता है, वो कहता है सर जी देखिए, सीसीएनए आपको कुछ चीजें तो डायरेक्टली करवा देता है, कुछ चीजें इनडायरेक्टली करने में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपने यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग पढ़ी है, तो आपको पता है कि आईपी कैमरा को एक्सेस कैसे करना है। अगर आपने अपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्विच नहीं लिखा हुआ, तो स्विच की भी मैनेजमेंट होती है, स्विच वगैरह को भी देखना। अगर आपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन की है, तो अगर आपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि जनाबे अली कि मैं वायरलेस को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है आपको कैमरे को कॉन्फ़िगर करने में हेल्प मिल जाती है। लेकिन जहां तक बात है सिस्टम मेंटेनेंस की, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलिंग की, बैकअप एंड रिस्टोर की, विंडोज इंस्टॉलेशन की, ये वाला तो सीसीएनए का पार्ट ही नहीं है। तो बेसिकली आईटी की जॉब के लिए आपको कम अज कम, अगर मार्केट की डिमांड को आप समझते हैं, तो आपको अपने सीसीएनए के साथ सिस्टम या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स को ऐड करना पड़ेगा। और उसमें से भी कितनी चीजें, उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी आपको, ये हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कंटेंट है। हमारे इधर जी, हम क्यों ग्रोथ नहीं कर रहे होते, हमें यही नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेफिनेटली, आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट, हम तो यहाँ पे क्रैक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, वर्ल्ड वाइड क्रैक्स क्रूज कोई चीज नहीं होती। आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे ना, तो आप किसी सिस्टम को विदाउट लाइसेंस जनाब आप विंडो कर ही नहीं सकते। आपको एक मीडिया किट मिलती है, मीडिया किट कहते हैं कि एक पूरी सीडी को, ठीक है, जिसका बाकायदा तौर पे लाइसेंस होता है, सब कुछ। फिर उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, होम एडिशन है, प्रोफेशनल एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन है, इसी तरह सर्वर के एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन है, डाटा सेंटर एडिशन है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने परचेज करना है। अगर विंडोज 7 आपने विंडोज 10 लेनी है, तो उसके होम एडिशन की प्राइस और है, उसके प्रोफेशनल एडिशन की प्राइस और है, उसके एंटरप्राइज एडिशन की प्राइस और है। लेकिन आम जुबान में बच्चा कहता है सर जी इको जी विंडो होती है, लेकिन भाई उसमें फर्क होता है, उनके फीचर्स में फर्क होता है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख के आप उसको सजेस्ट करते हैं, भाई आपको ये वाला वर्जन चाहिए, आपको ये वाला एडिशन चाहिए। तो खैर, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हैं और एडिशंस हैं उनके, वो आप समझते हैं। ले जनाब, अब सबसे ज्यादा इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है, वो है वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक्स। कि एटलीस्ट जो भी बंदा सिस्टम साइड पे काम करता है, किसी भी कंपनी में है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट तो वर्चुअलाइजेशन के पता होना। वर्चुअल मशीन क्या चीज़ है, वर्चुअल हार्ड डिस्क क्या चीज़ है, वर्चुअल प्रोसेसर क्या चीज़ होती है, वर्चुअल लैन कार्ड क्या होती है, वर्चुअल स्विच किसको कहते हैं, और उसको कम अज कम माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट जिसको हाइपर वी कहते हैं, वो आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये हाइपर वी है, माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है जी। हाइपर वी भी एक प्रोडक्ट है, वीएमवेयर वर्कस्टेशन भी एक प्रोडक्ट है, ESXi भी एक प्रोडक्ट है, सिट्रिक्स भी एक प्रोडक्ट है, वर्चुअल बॉक्स भी एक प्रोडक्ट है।
जब किसी एक वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक को आप समझते हैं ना, तो अंडर ऑटोमेटिकली आपको दूसरी वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक भी समझ आना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद रेड बड़े इंपॉर्टेंट है। अक्सर कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड रेड है, हार्डवेयर बेस्ड रेड्स हैं। क्या वजह है? क्योंकि अगर आपकी एक कंपनी की हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क उड़ जाती है, मिसाल के तौर पे आप बैठे में, या आप कहते हैं सर मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, लेकिन जब भी डाटा हार्ड डिस्क पे राइट या रीड होता है ना सर, बड़ा स्लो होता है, स्पीड बड़ा इशू है। या आप कहते हैं कि सर मेरी हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर 5 जीबी जगह खाली है, दूसरी के ऊपर 10 जीबी खाली है, तीसरी के ऊपर 20 जीबी खाली है, लेकिन सर जी मुझे टोटल 30 जीबी चाहिए। किसी एक हार्ड डिस्क के ऊपर 30 जीबी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तीनों हार्ड डिस्क को मैं से जगह इकट्ठी करके एक 30 जीबी की हार्ड डिस्क बना दूं। तो दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिजिकल डिस्क, ये सब हम रेड में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली इसको करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला, ये पूरा पोर्शन कि आप अगर तो आपने किसी भी कंपनी का छोटा सा नेटवर्क है, जरा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी है, उसके पास टोटल 10 कंप्यूटर हैं। वो कहते हैं जी हमारा मकसद है इंटरनेट शेयर करना, हमारा मकसद है प्रिंटर शेयर करना, हम चाहते हैं कि यूजर एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज कर सकें, बस। भाई अगर ऐसा नेटवर्क आपको चाहिए तो वहां पे डोमेन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि डोमेन बेस्ड नेटवर्क वहां पे चाहिए होता है जहां पे आपने अपने नेटवर्क को सेंट्रली कंट्रोल करना हो। आप चाहते हैं कि सर यहाँ पे 200 कंप्यूटर है, मैं चाहता हूं कि मैं एक कंप्यूटर से बैठ के 200 कंप्यूटर को टैकल कर सकूं, हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तमाम 200 के 200 कंप्यूटर्स के ऊपर सर ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए, यूएसबी ब्लॉक हो जाए, हो सकता है। मैं चाहता हूं सर सीसीएनए के स्टूडेंट्स अलग है, एमसीएसई के स्टूडेंट अलग है, मैं नहीं चाहता कि सीसीएनए वाले स्टूडेंट्स का डाटा एमसीएसई वाले डिस्टर्ब करें, हो सकता है भाई। तो अगर तो आप चाहते हैं इस मकसद के लिए, तो आपको डोमेन बेस्ड नेटवर्क चाहिए। फिर डोमेन में फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, डीसी कहाँ पे लगता है, एडीसी कहाँ पे लगता है, आरओडीसी कहाँ पे लगता है, चाइल्ड डोमेन कहाँ पे लगता है, डोमेन क्रैश कर जाए तो उसको कैसे रिकवर करते हैं, ये बहुत सवाल है इसके अंदर। और ये बाकायदा तौर पे लोड बैलेंसिंग और ये सब चीजें। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर इंटरव्यू में ये जी ड्राइव और डिस्क कोटा के बारे में जरूर पूछा जाता है। एनटीएफएस पार्टीशन क्या है, शेयर परमिशंस क्या है, ये बड़ा डिटेल इसके अंदर आप पढ़ते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप पॉलिसीज है जो मैंने आपके साथ जिक्र किया, इसके अंदर भी आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 है। अब हम एक चीज पढ़ते हैं कि सीसीएनए में भी एक टॉपिक है डीएससीपी सर्वर का, सीसीएनए में भी है। उसमें टॉपिक क्या है कि आप राउटर को डीएससीपी सर्वर कैसे बना सकते हैं, राउटर को डीएससीपी क्लाइंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पे जो टॉपिक है वो है कि आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को डीएससीपी सर्वर कैसे बनाएंगे। फिर डीएससीपी सर्वर आएगा, डीएससीपी सर्वर का बैकअप आएगा, डीएससीपी सर्वर की सिक्योरिटी आ जाएगी, उसके बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। फिर उसके बाद डीएनएस सर्वर है जी, आपका इंटरनेट विदाउट डीएनएस नहीं चल रहा। आप कोई भी वेबसाइट खोले www.easyexpert.com, www.easyexpert.edu.pk, तो जितनी भी आप इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग करते हैं उसमें आप आईपी नहीं लिखते, उसमें नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूं मैं, ये देखिए मैं यहां से आके पिंग करता हूं www.yahoo.com। जब मैं इसको पिंग करूंगा तो जवाब मुझे एक आईपी से आएगा, ये आईपी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको समझना है कि पूरी इंटरनेट की ट्रैफिक आईपी के ऊपर चल रही है, लेकिन हम आईपी तो एक्सेस ही नहीं करते। तो बेसिकली हम किसी भी वेबसाइट का नाम बताते हैं और एक ऐसा सर्वर है जो उस नाम को आईपी में ट्रांसलेट कर देता है, दैट्स डीएनएस सर्वर। और ऐसा नाम जिसके अंदर डॉट आता है, डॉट डॉट आ जाए, ये डॉट आ गया ना, डॉट आ गया, जैसे www.yahoo.com, इसको होस्ट नेम भी कहते हैं और इसको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी कहते हैं, FQDN। इसी तरह से जब डीएनएस पढ़ेंगे तो मैं विंस भी डिस्कस करूंगा। जब डीएनएस नहीं होता था तो फिर होस्ट फाइल कैसे काम कर सकती थी, ये सारी चीजें फिर इसमें। फिर डीएनएस में डीएनएस की लोड बैलेंसिंग है, डीएनएस का बैकअप है, फिर डीएनएस का रूट है, फिर डीएनएस का उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी डीएनएस है, प्राइमरी डीएनएस है, स्टब जोन है, ये मतलब ये डीएनएस के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर। अच्छा जी, ये एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर
आपने डोमेन बेस्ड नेटवर्क बना लिया, चला गया, 1 साल के बाद प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क स्लो हो गया। अब नेटवर्क स्लो हो गया तो पाकिस्तान में तो यही है, चलो जी सारा फॉर्मेट करो, दोबारा इंस्टॉल कर दो। ऐसा नहीं होगा। हमने ये देखना है कि हमारा नेटवर्क अगर स्लो हो जाए तो हम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी की मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए सिनेरियो कैसे है। आपको कहा गया कि जनाब अली ये आपका सर्वर था, ये सर्वर है और ये आपका ओल्ड सर्वर है जी, ओल्ड, ठीक है। और ये आपने नया सर्वर लिया जी, और ये बड़ा सर्वर है जी। अब आप कहते हैं कि आपका जितना भी नेटवर्क था, जितना भी सर्वर डाटा था ना, वो सारा इसके ऊपर कॉपी हो जाए, यानी यूजर ग्रुप्स पॉलिसीज ये वो सब कुछ उस पर चला जाए और आपको नेटवर्क डाउन भी ना करना पड़े, यानी नेटवर्क भी डाउन ना हो और ये सारा कुछ हार्डवेयर भी चेंज कर ले। ये एक छोटा सा सिनेरियो, और भी इसमें 5-6 सिनेरियो हैं, हम उसको उस वक्त पे डिटेल में देखते हैं। और ये सारी चीजें सबसे आखिर में, और सबसे आखिर में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप कोई काम करेंगे ना, ये मैं सिस्को या माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से नहीं बता रहा, जब भी आप फील्ड में काम करेंगे ना, तो या तो वहां पे कोई मिक्स एनवायरनमेंट होगा या फिर वहां पे एडवांस एनवायरनमेंट होगा। मिसाल के तौर पे मैं सिस्को की बात कर लेता हूं। सिस्को कहता है कि ऐसा हो सकता है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे सिस्को के प्रोडक्ट्स भी लगी हुई हों, ठीक है। मैं यहां पे कि वहां पे सिस्को की प्रोडक्ट्स भी लगी हुई हो सकता है हुआवे भी हो सकता है वहां पे जूनिपर भी चल रहा हो सकता है वहां पे एचपी के भी स्विचेस लगे हुए हों, मुमकिन है, मुमकिन है। इसी तरह से आप एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं जहां पे सर्वर 2019 चल रहा हो सकता है वहां पे सर्वर 2012 भी चल रहा हो सकता है वहां पे सर्वर 2008 भी चल रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखें जब आपके पास कोई मिक्स एनवायरनमेंट आएगा ना, तो फिर आपको किसी ना किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहां पे सिनेरियो है ये वाला, तो आप कहेंगे ठीक है सर, फिर मैं यहाँ पे सर सीडीपी तो नहीं ना यूज कर सकूंगा। हाँ यार नहीं कर सकेगा तुम। या सर मैं यहाँ पे एचएसआरपी तो नहीं ना यूज कर सकूंगा। ठीक है नहीं कर सकूंगा। सर मैं यहाँ पे सर एचडीएलसी तो यूज नहीं कर सकूंगा ना। सर मैं यहाँ पे पीएजीपी तो नहीं यूज कर सकूंगा ना। बिल्कुल नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये सारे फीचर्स सिस्को के हैं। तो डेफिनेटली अगर वहां पे सिस्को प्रोप्राइटरी फीचर नहीं चल रहे, तो आपको सीडीपी के बदले में कोई ऐसा फीचर मिलेगा जो सीडीपी की तरह के काम करेगा, एलएलडीपी। आपको एचएसआरपी की तरह का काम करने वाला एक और प्रोटोकॉल मिल जाएगा, वीआरआरपी। ये मैं सीखने का तरीका बता रहा हूं, पीपीपी, एलएसीपी। तो हमेशा याद रखना आपने, जब आप किसी जगह पे जाएंगे तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वही एनवायरनमेंट हो जो आपने पढ़ा होता है। तो फिर अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप फौरी तौर पे देखेंगे यार मैंने ये चीज पढ़ी थी जो सर्वर 2019 में तो थी, अब अगर मैं ये चीज डिप्लॉय कर दूं तो क्या ये फीचर 2012 में है? पता चलेगा नहीं है, तो फिर आप वो फीचर डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग, तो दिस इज समथिंग मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि सेल्फ स्टडी में और जो एक ट्रेनिंग होती है या एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग या सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग होती है, उसमें यह फर्क होता है कि अगर आप कोई एक फीचर भी पढ़ रहे हैं ना, कोई एक फीचर भी पढ़ रहे हैं, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने होती है कि यार अगर मैं मार्केट में गया हूं, तो अब मैं इसकी वजह आपको समझाता हूं, मैं ये क्यों आपसे बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैंने एक क्लाइंट था, मैपल लीफ सीमेंट, बहुत अच्छा क्लाइंट था, बहुत जबरदस्त क्लाइंट मेरा। हमने उनका ना 53 किलोमीटर का वायरलेस का 53 किलोमीटर पॉइंट टू पॉइंट सोल्यूशन डिप्लॉय किया मैंने लाहौर में। लाहौर में चिड़ियाघर से रायविंड वाली साइड पे उनकी एक फैक्ट्री है। 53 किलोमीटर का पॉइंट टू पॉइंट लिंक मैंने लगा के दिया। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि मेरे एक जो कोटेशन गई ना मार्केटिंग वाले की तरफ से, उसने उनको कहा कि हम आपको 20 MB, ये MB
उसने लिख दिया स्पीड देंगे, छोटी सी बात है, 20 MB स्पीड देंगे। अच्छा, मजेदार की बात यह है कि उसने कहा ठीक है सर, लिंक लग गया, अब आप हमें 20 MB की स्पीड गारंटी यहां पे दिखा दें, पेमेंट ले लें। जब मैंने वो इनवॉइस पकड़ी ना, मैंने कहा यार ये तुमने क्या कर दिया ना, बेसिकली ये 20 बाइट है, जबकि स्पीड हमने कमिट की थी 20 MBPS, और बी छोटा होता है, समझ आ रही? और भाई 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, और ये कभी पॉसिबल ही नहीं था, ये पॉसिबल था। लेकिन फिर वो बहरहाल उनको भी पता था ये सारी चीजें, लेकिन मैंने बताया कि ये है तो बाइट और बिट है। आप कहेंगे सर जी ये, सर कोई बात नहीं सर, बाइट है बिट है कोई बात है सर, हमारी पेमेंट रुक गई। अच्छा, एक एक चीज और मैं बताता हूं, बड़ी मजेदारी की बात, इसी कोटेशन में एक और गलती उसने की। उसने कहा कि ये जो 20 MBPS है ना, ये हम आपको फुल डुप्लेक्स देंगे। तवज्जो करना, फुल डुप्लेक्स। सर देखें, अब डुप्लेक्स तो आता है दूसरे हमारे पहले लेक्चर में आ जाता है वो। उन्होंने कहा ठीक है फुल डुप्लेक्स टेस्ट करवा दे, हमें फुल डुप्लेक्स 20 MB टेस्ट करवा दे। उन्होंने कहा ठीक है 20 MBPS मान लिया, जबकि वायरलेस हमेशा होता ही हाफ डुप्लेक्स है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीजें मैं आपकी कोर्स के अंदर जो मैं लिखता हूं, बनाता हूं, अरेंज करता हूं, ये मैं बेसिकली बेस बना के उन चीजों को, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज वी डिलीवर एक्सपीरियंस। सर ये जो टीम व्यूअर ऐप जो है पीसी का, सर ये इसकी यूज जो है वो यही है ना कि सर आप एक आईपी एड्रेस, एक डिजायर्ड आईपी एड्रेस होता है दूसरे पीसी का, आप वो एंटर करते हो और तो 4 पिन आपको सिक्योरिटी दी होती है, फिर जी, आप एक्सेस इसको कहते हैं डेस्कटॉप शेयरिंग। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप शेयरिंग कहते हैं। ठीक डेस्कटॉप है शेयरिंग। अगर आप चाहें तो देखिए, मिसाल के तौर पे मैं रिमोट डेस्कटॉप, ये देखें आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है? बिल्कुल सर। अच्छा, रिमोट डेस्कटॉप जो है ये बेसिकली विंडो की यूटिलिटी है, बिल्ट इन है। आप देखें ना, मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे एक मेरी कंपनी के अंदर किसी इंप्लॉय ने कॉल की मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी सीट छोड़ के तो नहीं वहां पे जाऊंगा ना, तो मैं रिमोट डेस्कटॉप से उसके सिस्टम को एक्सेस करूंगा और उसका प्रॉब्लम यहीं से देख लूंगा, एक तरीका। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे टीम व्यूवर को यूज कर लेते, या एनी डेस्क है, ये देखिए एक सॉफ्टवेयर है एनी डेस्क, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नजर आ रहा? जी सर, ये अच्छा, मोबाइल के लिए है ना सर ये? नहीं नहीं, अब यहाँ पे रुके, आपको एनी डेस्क के अलावा स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आया, अलर्ट मैसेज, किसी को नजर आ रहा है ये अलर्ट मैसेज क्या है? जी जी सर, डिफेंडर का कोई फायरवॉल कोई फीचर मैं अब ब्लॉक कर आपको, रहा है। जी अब मैं आपको बताने लगा, ये देखिए ना एरर, आप एरर नहीं है, इट्स अ वार्निंग मैसेज। देखिए, जी जी एनी डेस्क एक ऐसी खतरनाक चीज है कि अगर ये एनी डेस्क की एक्सेस मैं दे दूं, तो आप इस कोड को यूज करते हुए मेरी मशीन को दुनिया से कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो यही चीज हमने टॉपिक में भी पढ़ानी है कि यहां पे मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि विंडोज डिफेंडर फायरवॉल कहते हैं, इसका सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल जो कि विंडोज के साथ आती है। वो डिटेक्ट कर रही है कि ये खतरनाक चीज है, अगर आप इसको अलाउ कर दोगे तो कोई भी बंदा आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। तो आप मुझे बताओ कि इसको प्राइवेट तौर पे अलाउ करना है या पब्लिकली अलाउ करना है? अब यहां पे आता है आईपी नेटवर्क। कहते हैं कि प्राइवेट का मतलब है कि अगर तो लोकल एरिया नेटवर्क से कोई बंदा एक्सेस कर रहा है यानी डेस्क के थ्रू, तो अलाउ कर दो, पब्लिकली नहीं करो। लेकिन अगर मैंने पब्लिक किया तो इसका मतलब है रियान, आप भी अपने घर से बैठ के मेरा लैपटॉप एक्सेस कर सकते हो, कोई और बंदा भी एक्सेस कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? जी सर। जी सर। समझ आया? यानी मैंने आपको दो चीजें बताई है, एक तो मैंने आपको बताया कि जनाब जो डेस्कटॉप शेयरिंग होती है ना, डेस्कटॉप शेयरिंग जो होती है उसके लिए रिमोट डेस्कटॉप भी अवेलेबल है, टीम व्यूवर भी अवेलेबल है, एनी डेस्क भी अवेलेबल है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि आपके ये जो चीजें होती हैं ये बेसिकली फायरवॉल के थ्रू परमिशन देंगे, तो फिर फायरवॉल कहती है कि अगर किसी बंदे ने एनी डेस्क के थ्रू, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू या टीम व्यूवर के थ्रू आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की, तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको ब्लॉक करूंगी, और अगर तुम चाहते हो कि उसको परमिट करो तो आप अलाउ कर दो। उम्मीद है समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट। जी सर, क्लियर।
हाँ जी, आपने सवाल पूछा था स्पीड का और बैंडविड्थ का, ऐसे ही है ना? ये देखो जी, रियान आपको आवाज आ रही है आप मेरी? जी सर। अच्छा, ये बात आपने बड़ी गौर से समझने की कोशिश करनी है। बात इस तरह से है कि मेरे पास यहाँ पे एक कंपनी का इंटरनेट है और यहाँ से जो कंपनी का इंटरनेट है ना, यूं समझे, देखिए एक होती है स्पीड। स्पीड कहते हैं एक पाइप को जो कि दो डिवाइसेस के दरमियान में डिफाइन होगा, और वो क्या हो सकता है जरा गौर करो। 10 Mbps हो सकता है, 100 Mbps हो सकता है, 1000 Mbps हो सकता है। याद रखिए, स्पीड की कमांड से या स्पीड से आप दो डिवाइसेस के दरमियान में एक पाइप के साइज को फिक्स करते हो कि दो डिवाइसेस के दरमियान पाइप का साइज क्या होगा। अगर यहां पे 100 Mbps है तो यहां पे भी 100 ही रखना पड़ेगा आपको। अगर यहां पे 10 रखा है तो यहां पे भी 10 रखना पड़ेगा। मैं अब आपको बताने लगा हूं। अगर आप कहते नहीं सर यहां पे 100 Mbps है और यहां पे मैं 10 रखूंगा, तो इसको कहते हैं स्पीड मिसमैच हो जाना। पॉइंट समझ आया? बिल्कुल सर जी। अच्छा, अब सवाल क्या है, जरा तवज्जो करना। सवाल यह है कि मैंने इंटरनेट का कनेक्शन खरीदा है 1 Mbps का। अब आप अपने घर में बड़ा पाइप लगा ले तो पीछे से गैस थोड़ी आती रहे, तो क्या गैस ज्यादा हो जाएगी बड़ा पाइप लगाने से? कौन समझ आ रहा है? जी ठीक है जी ना? जी समझ रहा हूँ सर। आपने अपने घर में यहां से पाइप इस टूटी तक लेके आना है, तो आप कहेंगे चूंकि पाइप बड़ा है तो लिहाजा मुझे यहां से लेके यहां तक इतना बड़ा पाइप बिछाना पड़ेगा। लेकिन उस पाइप में पानी कितना आएगा ये तयन होता है बैंडविड्थ से। अब आप कहते हैं कि सर ठीक है, वैसे जो हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि आपका नीचे जो पाइप है वो छोटा होना चाहिए 10 Mbps का, ऊपर बड़ा होना चाहिए और उससे ऊपर 1000 Mbps का पाइप होना चाहिए। ये तरीका होता है नेटवर्क डिजाइन करने का। नीचे से ट्रैफिक जब ऊपर जाती है तो पाइप बड़ा होता चला जाता है। जब हम ये नेटवर्क डिजाइन का एक टॉपिक है, बड़ा बड़ा जबरदस्त टॉपिक है कि अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा नेटवर्क चोक हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि नेटवर्क डिजाइन करते वक्त वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बंदे को आप कहते हैं सर इस बंदे को 1K स्पीड मिलनी चाहिए, यानी बैंडविड्थ सिर्फ 1000 बाइट्स मिलनी चाहिए। पाइप तो उसका 10 Mbps का है, सर समझ आया? तो देखिए मैं कैसे करता हूं। ये देखिए, मैं सबसे पहले ये जिस पोर्ट पे लगा हुआ है उस पोर्ट पे गया, फास्ट इथरनेट 0/1 पे। ये देखें, सबसे पहले यहां पे देखें इनेबल, तो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट। अभी आपने इस चीज को नहीं देखना, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। जैसे मैंने इसको देखा तो ये देखें यहां पे इसकी बैंडविड्थ लिखी हुई थी, ये वाली। ये देखें फुल डुप्लेक्स और ये 100 Mbps पे। मैंने सबसे पहले शो रनिंग किया और शो रनिंग में देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ 1 के नीचे। अब मैं क्या करता हूं, मैं कॉन्फ़िग ठीक करता हूं, इंटरफेस पे जाता हूं, फास्ट इथरनेट 0/1, उस पोर्ट पे जा रहा हूं जहां पे कंप्यूटर लगा हुआ है। ये देखें, जहां पे ये कंप्यूटर लगा हुआ है मैं उस पोर्ट पे जा रहा हूं और उस पोर्ट पे जाके मैं एक कमांड देने लगा हूं, स्पीड। ये देखें क्वेश्चन मार्क करके आप इसकी स्पीड कुछ भी रखें। ऑटो का मतलब है बाय डिफॉल्ट किसी भी स्विच की स्पीड ऑटो पे होती है, राउटर की भी किसी पोर्ट की स्पीड, या कोई भी आप डिवाइस ले लें, सिस्को के अलावा भी किसी कंपनी की डिवाइस ले लें, आप अपने कंप्यूटर की स्पीड भी चेक कर ले लैन कार्ड की, वो ऑटो पे होती है। ऑटो का मतलब है कि तुम अपनी नेबर डिवाइस के साथ निगोशिएशन करो, अगर तो वो 100 Mbps के ऊपर एग्री है तो 100, अगर वो 10 पे एग्री है तो 10 कर दो। तो मैं यहां पे स्पीड को कर देता हूं 10, ये हार्ड कोडेड हो गई है। और अगली चीज है बैंडविड्थ। अब यहां पे एक चीज और आपको सीखनी पड़ेगी कि कुछ कमांडें हो सकता है कि आपकी स्विच पे ना चले, लेकिन कुछ कमांडें आपको राउटर के ऊपर चल जाएंगी। अच्छा, मैं राउटर ले लेता हूं, राउटर की पोर्ट पे ये कमांड टाइप करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये भी बल्कि मैंने एक अपने वीडियो में मैंने शेयर करना है कि कुछ कमांडें ऐसी होती है जब आप टाइप करते फिजिकल में चल जाती हैं, पैकेट ट्रेसर में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है। ये देखिए, ये वाली कमांड थी बैंडविड्थ की, ये वाली कमांड, ये देखें ना बैंडविड्थ।
कि स्पीड से तो आपने पाइप बता दिया कितना बड़ा रखना है, पाइप हो गया। अब उस पाइप में से कितना डाटा आप अलाउ करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने बड़े आराम से कह दिया 1000 किलो बिट्स, बस जी ये लें। अब इसका मतलब है कि बंदा जब देखेगा ना यहाँ पे, जैसे ये देखें, आपको अक्सर अपने कंप्यूटर पे यहाँ पे वायरलेस जब आप देखेंगे तो यहाँ पे वायरलेस में जब आप जाएं तो इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं। मैं अभी आपको इसकी बात समझाता हूँ जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। वायरलेस में मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ओके जी, ओके जी, ओके जी, हाँ जी, चेंज एडवांस चेंज राउटर सेटिंग। ये वाईफाई है मेरा, मैं इसकी स्टेटस लेता हूँ। अब जरा गौर करें, तवज्जो देखें, ये स्पीड कितनी नजर आ रही है, ये देखें सर ये 65 Mbps है। ये जी देखिए जी अब 130, ये सिग्नल्स पे डिपेंड कर रहा है कि मेरे और एक्सेस पॉइंट के दरमियान में जितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल होंगे उतना बड़ा पाइप एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसको कहते हैं स्पीड। लेकिन अब इसका मतलब नहीं है कि इसके अंदर मुझे जो डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है वो इतनी है। वो बैंडविड्थ की कमांड से सेट की गई होती है। वो मैक्सिमम 400K होगी या 500K होगी, मैंने इसमें लिमिट लगाई हुई है। पॉइंट समझ आया? तो इसका जी जी मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इस सिनेरियो में, ये इस सिनेरियो में आप कहते हैं सर मेरे पास नीचे यूजर बड़े ज्यादा हैं, सब बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, सब बहुत ज्यादा यूजर हैं। अब एक बंदा यहां पे क्या करता है, वो डाउनलोडर लगा देता है और पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक को चोक कर देता है। तो आप कहते हैं कोई मसला नहीं, मैं आपको तरीका सिखा दिया है कि यार आप उस बंदे को ना यहाँ पे जितने पैसे दिए ना उतनी बैंडविड्थ यहाँ पे एलोकेट कर दो, बस बैंडविड्थ की कमांड से। ये मैंने जैसे आपको करके दिखाया राउटर पे, ये वाली कमांड नहीं चली थी, ये देखिए बैंडविड्थ की कमांड से। यू गॉट इट? तो ये एक डिफरेंट चीज है स्पीड से। स्पीड का मतलब क्या है, पाइप बिटवीन डिवाइसेस, वो पाइप का साइज जो कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर उस पाइप के अंदर से जो डाटा आप अलाउ करना चाहते हैं उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो बैंडविड्थ की कमांड से। जबकि मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तो जरा डिफरेंट होता है। तो प्रैक्टिकली थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में फर्क है। ये कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद संडेज के संडे ये क्लास होगी। नंबर 2 इसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है। इसको पढ़ाते वक्त मैं जो स्लाइड्स यूज़ करूंगा, जो सॉफ्टवेयर्स मैं यूज़ करूंगा वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। टॉपिक ये जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मैं इसी तरह से लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाऊंगा। यानी मैं पहले उस टॉपिक की आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा कि टॉपिक क्या है, और उसके बाद मैं वो टॉपिक आपके सामने इसी तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दूंगा। इसके बाद अगर आप CCNA करना चाहते हैं तो CCNA के लिए कोई भी लैपटॉप आपके लिए चल जाएगा जिसके ऊपर पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल होना लाजिम है। GNS आप कर सकते हो उसके ऊपर, और जब हम आपको हार्डवेयर की एक्सेस देंगे तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए हार्डवेयर के लिए जैसे एक एनीडेस्क सॉफ्टवेयर वो चाहिए आपको बस, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ना चाहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। आपके पास कम अज कम Core i5 लैपटॉप होना चाहिए, कम अज कम 8 GB उसके अंदर रैम होनी चाहिए, कम अज कम 200 GB उसके अंदर फ्री स्पेस होनी चाहिए, और आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर वर्चुअल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी ट्रेनिंग है वो वर्चुअल लैब बना के की जाएगी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग में और CCNA में थोड़ा सा फर्क ये है कि CCNA में हम टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। आज हमने राउटर मैनेजमेंट पढ़ा, कल हमने सिक्योरिटी पढ़ लिया, परसों हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, फिर इस तरह से चलता जाएगा, कोशिश इस तरह से। लेकिन यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि ये सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग होती है। सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप शुरू दिन से ही आप जो काम करेंगे अगला टॉपिक उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। यानी अगर मैंने पहले दिन आपको वर्चुअल नेटवर्क बनाना सिखाया तो अगले दिन उस वर्चुअल नेटवर्क में वर्चुअल मशीनें बनाऊंगा। उसके बाद उन वर्चुअल मशीनों में से फिर मैं एक को डोमेन बनाऊंगा, फिर बाकी मशीनों में से किसी एक को ADC बनाऊंगा, फिर इसी तरह से क्लाइंट होंगे, फिर इसी तरह से उनके ऊपर यूजर्स क्रिएट होंगे, फिर उसी तरह से ग्रुप, फिर उनके ऊपर पॉलिसीज, फिर ये सब चीज़ें। यानी उसमें वो लेक्चर सीक्वेंस में चलते हैं, सिनेरियो बेस्ड चलते हैं, ठीक है। आप एक कंपनी का नेटवर्क एक तरह से देख रहे होते हैं। इसकी सपोर्ट के लिए आपको रेफरेंस वीडियोस लाजमी पढ़ने पड़ेंगे। याद रखें, मेरी जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको मिल जाती है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर आपके पास यहाँ पे जो भी टीम्स आपकी होगी
उसी टीम्स के अंदर आपको कोर्स कंटेंट भी दिया जाएगा ताकि आपको पता हो कि हम कौन सा कोर्स, कौन से टॉपिक हो गए, कौन से रह गए, और उसी के अंदर आपको रेफरेंस वीडियोस भी दिए जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है ये, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट आवर। आपने जो टॉपिक पढ़ा है, अगर आप उस टॉपिक में मजीद डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो रेफरेंस वीडियोस में उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को कंसल्ट करें। अगर आपको कोई वीडियो देखने के लिए कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि थ्रेटिकल हैं और वो थ्रेटिकल टॉपिक लाइव क्लास में डिस्कस नहीं होंगे, उनके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर दिया गया है, आपने वो वीडियो खुद देखना है, और अगर उसका कोई क्वेश्चन है तो आप क्लास में पूछेंगे, उसका जवाब मैं लाजमी आपको दूंगा, लेकिन वीडियो आपने खुद देखना है। तो बस यही सारी बातें, इंशाल्लाह अगले